नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बांकीपुर में पार्टियों के दिग्गजों ने पूरा दम लगा दिया है। एक सीट के लिए 25 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से त्रिकोणीय बताया जा रहा है। एक कोने पर सियासी विरासत को बचाने की कसरत हो रही है, दूसरे कोने पर पिछली हार को जीत में बदलने के लिए जोर लगाया जा रहा है। वहीं तीसरे कोने पर सियासी दांवपेच के 30 मार खां की पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर हैं। पीके के बांकीपुर की जनता के लिए खुद को विकल्प के रूप में रखना और ये दावा करना कि पुराने विधायक और उनकी पार्टी से परेशान जनता प्रशांत किशोर के रूप में आशा की किरण देख रही है। दोनों को दौड़ में मात देने का दावा करते हुए राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता जीत की रेखा के उस पार सबको पछाड़कर जाने को तैयार हैं। तो बांकीपुर, जिन्हें राजनीतिक विरासत के तौर पर मिली, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सीएम सम्राट चौधरी के साथ पूरे मंत्रिमंडल की आभा मंडल से जनता को मोहित करने के लिए दिल्ली छोड़कर बांकीपुर की गलियों में खाक छान रहे हैं और साथ में एनडीए की पूरी पलटन को घुमा रहे हैं ताकि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में रहे, पासा न पलट जाए। चुनाव लड़ने वाले नेता का नाम ईवीएम में भले नीरज कुमार सिन्हा लिखा हो, लेकिन मैदान में नितिन नवीन ही बताए जा रहे हैं। अब प्रचार का शोर थम गया और जनता के मन में मंथन तेज है। बांकीपुर इस बार ईवीएम का बटन दबाकर क्या संदेश देगा, ये जानने के लिए सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बोल भले नेताओं के बड़े बड़े निकल रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम में कौन आगे निकलेगा, ये सवाल बरकरार है। ऐसे में मतदाता के मन को टटोलने वालों से हम भी पूछेंगे कि बांकीपुर का बॉस जनता किसे बनाएगी। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हैं, जन स्वराज पार्टी की ओर से सोनाली आनंद जी हैं और आरजेडी की ओर से आरजू खान जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी प्रत्याशी के समक्ष है। प्रत्याशी की प्रतिष्ठा तो अपनी जगह है, पार्टी की साख भी बचानी है, ये बड़ी चुनौती है। क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जनता पहले से मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। पहले भी लगातार 95 से आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बांकीपुर की महान सम्मानित जनता है, आगे भी हमारे साथ रहेगी। हमने जो जनता का दर्द है उसको जिया है, हमने जो जनता की परेशानियां हैं उसको जी है और जनता पूरी ईमानदारी से हमारे साथ है। हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त है, कहीं कोई टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा समर्पण में विश्वास करते हैं। हम लोग ने ऐसा कैंडिडेट दिया है जो बीच में रहता है पूरी पब्लिक के। हम लोगों ने वैसे कैंडिडेट को नहीं उतारा है जो कंसल्टेंसी फी लेकर के लोगों से मिलता हो। तो भारतीय जनता पार्टी और बांकीपुर की जनता का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद स्वतः प्राप्त रहा है और आगे भी प्राप्त होगा। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है आगे। आरजू जी, 50,000 के मार्जिन से रेखा गुप्ता पिछली बार विनिंग लाइन से पार करने से चूक गई थी, क्या लगता है इस बार विनिंग लाइन को पार कर पाएंगे? मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि हम विनिंग लाइन को पार कर पाएंगे और बांकीपुर की जनता का जो विश्वास है, हम जीतने में कामयाब होंगे। और वो जीतने में इसलिए कामयाब होंगे कि देखिए, लोकतंत्र ने सबको बोलने की आजादी दे रखी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन पता चलता है कि जिस नीरज कुमार सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवार बना के, प्रत्याशी बना के बांकीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ा रही है, उनको बोलने की आजादी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी जी उनके मुंह को दबाते हैं और जबरदस्ती कांधे में उनको अपने हाथों से बांध के रखते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी है, जो दानिश भाई हैं, उनको भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जबरदस्ती उनको रूम में घुसा दिया और आप जैसे मीडिया वाले लोग सवाल का जवाब लेते रह गए और सवाल का जवाब नहीं मिटा है। तो बांकीपुर विधानसभा की जनता ये कह रही है कि 3 दशक, लगभग 3 टर्म हमने जो है वो नितिन नवीन जी के पिता को बनाया, 5 टर्म नितिन नवीन जी को बनाया और इस बार नितिन नवीन जी ने अपने एक ऐसे कारकुन को हमारे ऊपर चश्मा कर दिया है जिसको बोलने की आजादी नहीं है। वो बांकीपुर विधानसभा की आवाज क्या उठाएगा? वो जो जर्जर जो पुल है, पुल तारों का जो जमावड़ा है, जो खंभे पे लगा हुआ है, वो क्या उसकी बात करेंगे? जो गड्ढे में जो
सैलाब जो पानी होने के बाद जो दिखते हैं वो कहां से वो सॉल्व करेंगे? जो सूखे दशा से ग्रसित हो रहा है पूरा बिहार, उसमें बांकीपुर कहीं भी अछूती नहीं है, उससे वो कैसे पार पाएंगे? इसलिए बांकीपुर की विधानसभा की जनता पूरी तरह से आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पे, और वो इस परेशानी से, इनके प्रपंच से, इनके झूठ से निकलना चाहती है, और इस बार निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता की जीत होनी है। चलिए हम सोनाली जी से भी जान लेते हैं कि बांकीपुर की बॉस जनता किसे चुनेगी, इन्हें क्या लग रहा है, और अगर एक विकल्प के तौर पर इनकी पार्टी पिछले दो विनर और रनर के बीच मौजूद है तो कितनी दमदार मौजूदगी उनकी दिख रही है। सोनाली जी देखिए, ये आपसे, कई मीडिया साथियों से और हमारे कार्यकर्ताओं से और जनता से सबसे निकल के सामने साफ साफ आ रहा है कि जनसुराज आगे चल रही है, जनसुराज को जनता अपना रही है। और जिस ढंग से जनसुराज ने जनता के मुद्दों को उठाया है और कई ज़मीनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया है वहाँ पे इन दिनों, जैसे मैनहोल की बात कर लें, नाली की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, जो सालों से सॉल्व नहीं हुए थे, जनसुराज के उतरने मात्र से ही, जनसुराज का हाईलाइट, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने मात्र से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो जनता ने यहाँ पे देख लिया है कि जब एक ईमानदार आवाज़, जब एक ईमानदार व्यक्ति एक अच्छे उद्देश्य के साथ, एक ऑनेस्ट उद्देश्य के साथ उतरता है मैदान में, तो सूरत कैसे बदलती है पूरे विधानसभा की, एक लोकल एरिया की। और जैसा आपने न्यूज़ के ओपनिंग में कहा, और भारतीय जनता पार्टी भी यही कहते आ रही है कि भले वहाँ पे नीरज कुमार हो, लड़ वहाँ से रहे नितिन नवीन जी। ये सोचने वाली बात है कि भारत में जब लोकतंत्र है और जब हर लोकतंत्र में लोग, जनता के पास चुनने का मत है, लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी इस बात को आगे रख रही है, आप जनता के बीच ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये उनकी विरासत की सीट है, उनके पिताजी से उनके पास रही, अब उनके पास ही रहनी चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि जब आपने बीइंग एमएलए या फिर एक विधायक के तौर पे वहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं किया, फिर भी आपके पास ये हक नहीं है, आपके पास वो मुंह नहीं है लोगों से वोट मांगने का। बजाय आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आप उनसे वोट मांग रहे हैं, और ये बात जनता जान चुकी है। आपने बड़े ही पॉलिटिक्स में करके आज तक बिहार के पॉलिटिक्स को दो बाईपोलर रखा, लेकिन ये डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का या फिर किसी भी राजनीति के लिए अच्छा पहलू नहीं है जब लोगों के पास विकल्प ही ना हो। तो जब जनसुराज विकल्प के तौर पर उभरा है, मुझे लगता है कि लोगों के पास अब अच्छी चॉइस होगी। आज तक जो भी सरकार बनी है बिहार में या फिर कहीं पे भी, ये मैं कह सकती हूँ कि मजबूरी की सरकार रही है, मजबूरी का एमएलए रहा है, मजबूरी का मुख्यमंत्री बिहार में रहा है, लेकिन इस बार जो भी नेता चुना जाएगा वहां से, वो जनता की चॉइस होगी, जनता का असली मत होगा। चलिए, आपने इस बात को लेकर विशेष रूप से बीजेपी को निशाने पर लिया कि प्रत्याशी कोई भी हो, नितिन नवीन को चुनाव में लड़ने के तौर पर प्रस्तुत कर रही है बीजेपी। तो ये स्वाभाविक सी बात है ना। पिछले चुनाव में हमने खुद देखा था, सुना था प्रशांत किशोर को ये कहते, चूंकि उनकी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे उतने पॉपुलर, पॉलिटिकल फील्ड में उतने पॉपुलर नहीं थे, तो प्रशांत किशोर ये कहते सुने जा सकते थे कि आप ये मानकर चलिए कि 243 सीटों पर प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि जनता में उनकी लोकप्रियता थी। तो अगर बीजेपी अपने लोकप्रिय नेता को बतौर प्रत्याशी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रचारित कर रही है, तो ये गलत है क्या? जी, यहाँ पे गलत ये है क्योंकि अभी वो राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने बीइंग एमएलए अपनी ड्यूटी डिलीवर नहीं की। जब वो राज्यसभा चले गए, आज भी अपना काम छोड़ के यहाँ पे बिहार के प्रचार में वो लगे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर की अगर आप बात करते हैं, वो पार्टी में किसी भी पद पे नहीं थे जब उन्होंने ये बात कही थी। वो सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर थे जनसुराज के, और उनके फेस पे सारे लोग लड़ रहे थे। लेकिन जहाँ तक ड्यूटी की बात आती है, उनके अंतर्गत कोई भी ड्यूटी नहीं थी, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। लेकिन इस केस में आप देख लें, मुख्यमंत्री के जवाबदेही जनता के प्रति है, हमारे मंत्रियों की जवाबदेही जनता के प्रति है, सारे अपना दायित्व छोड़ के, अपनी ड्यूटी छोड़ के फील्ड में प्रचार में लगे हुए हैं। क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या बिहार की जनता के साथ ये अन्याय नहीं है? आप राज्यसभा गए अपनी सीट को छोड़ के, क्योंकि आपको बड़ा पद दिखा, बड़ा एस्पिरेशन दिखा, बड़ी ऑब्जेक्टिव, बड़ा सब कुछ दिखा वहां पे। आपने इलेक्शन जीतने के बाद विदिन कुछ महीने के बाद आप इस पद पे रेजिग्नेशन देते हैं और आप वहां राज्यसभा चले जाते हैं। जब आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लगने लगती है, आपको लगता है जैसा कि आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लग रही है, तो आप वापस अपना कार्यभार छोड़ के फील्ड में घर डोर टू डोर घूम रहे हैं। तो ये प्रश्न क्यों ना उठे? आपने एमएलए होकर अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, गड्ढे रोड्स की ये बात बताते हैं, वहां का जलजमाव ये बात बताता है,
और आज जब राज्यसभा में पहुंचे हैं, आप वहां पे अपना योगदान देने के बजाय प्रचार कर रहे हैं। चलिए, प्रचार कर रहे हैं, ये तो खैर मनाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि आप समझिए कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये माना जा रहा था और प्रचारित किया जा रहा था कि बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को समझकर ही वोट कीजिए। राजीव जी, छोटी सी बात है, दंगल में पैतरों की अपनी अहमियत है, लेकिन पहलवान कितना ताकतवर है ये भी महत्व रखता है। सामने दो पहलवान चुनौती दे रहे हैं और दमदार पहलवान हैं, आप सिर्फ पैतरों के हिसाब से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जीत संभव लगेगी? बीते लोग आपका पहलवान ही कमजोर है। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दीपक जी, इन सारे पहलवानों की पहलवानी हमने देखी है, आपने भी देखी है और जनता ने इनको मजा चखाया है। बीते दोनों चुनाव में तो सारी पहलवानी, सारी अकड़ तो वहां निकल गई थी। बावजूद इसके जो बची खुची साख थी, जो बची खुची प्रतिष्ठा थी, उसको भी धोने अब ये आ गए हैं। तो मैंने कहा था पहले भी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो सुराज के सूत्रधार, अभी हमारी बहन कह रही थी कि वो किसी पद पे नहीं थे, तो जो व्यक्ति जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करता हो, जो व्यक्ति जनसुराज का संस्थापक हो और वो अपने आप को कहे कि मैं किसी पद पे नहीं हूं, तब तो बड़ा थोड़ा हास्यास्पद लगता है। पद पे होना और व्यक्तिगत प्रभाव रखना दोनों दो चीज है। देखिए, अभी हमारी बहन ने कहा ना, जनसुराज की सम्मानित प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा नहीं, पद की बात आपने कही थी, आपने सरकारी पद आपका हिडन रह गया था, कुछ चीजें आप लोग छुपा के बोलने में माहिर हैं, तो वही चीज आप भी, आपके जैसे नेता आप पे करते हैं, वैसे आप कर रही हैं। तो बिल्कुल जवाब लेंगे सोना जी, एक सेकंड। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के भाई हमारे आरजू जी ने एक शब्द कहा कि कार्टून को उतार दिया है, हम इस पर जोरदार आपत्ति दर्ज करते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं, आप पीछे चले जाइए ना, आपने कहा कि एक कार्टून, मैंने कार्टून नहीं, मैंने कारकून कहा। मैंने कारकून कहा, अब पता नहीं आपने क्या कहा, मैंने कारकून कहा, कार्टून नहीं कहा। चलिए, अब तो आप बात बदल लें। लेकिन और नीरज सिन्हा तो फिर भी ग्रेजुएट है, वो फिर भी कार्यकर्ता है, लेकिन आपने जो थोपे हैं पारिवारिक लोगों को, आपने जो बिहार का मुख्यमंत्री एक समय में किसी को बनाया था, उनके बारे में भी अपना नजरिया पेश कर दीजिए। तो आरजू भाई, कभी भी किसी के प्रति अपने बुरे विचार रखने के पहले अपने गिरेवा में एक बार झांक लेने की जरूरत है। चलिए, आपको भी एक चीज झांकना चाहिए। राजीव जी, एक बात का जवाब मैं और देता हूं। आप कहते हैं बांकीपुर का बॉस कौन होगा, तो भारतीय जनता बॉस पार्टी, तो जनता ही है, जनता किसे बॉस के तौर पर बिठाएगी? बॉस बनने में यकीन नहीं करती है। हम सेवादार हैं, हम सेवक हैं, हम सेवा। हमने ये नहीं कहा बांकीपुर का बॉस को, जनता बांकीपुर का बॉस किसे चुनेगी ये जनता के हाथ में है। एक चीज और राजीव जी, अब तक आपके पार्टी के प्रत्याशी जो बांकीपुर में चुनाव लड़ते आए थे, उनका अपना राजनीतिक आभा मंडल था जिसमें शायद मुद्दे गौण हो जाते थे, लेकिन अब आपके पार्टी का प्रत्याशी उतना प्रभावशाली नहीं है, उतना लोकप्रिय चेहरा नहीं है, जिसके कारण ये छोटे छोटे मुद्दे जो पहले से भी रहे हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, उतने प्रभावी नहीं रहे हैं। अब वो मुद्दे प्रभावी हो रहे हैं, आपके विरोधी उन मुद्दों को जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं कि काम कुछ किया नहीं, सिर्फ नाम पर जीतते रहे हैं, और अब वो नाम आपके साथ नहीं है, जीत कैसे होगी? नहीं, हमने जनता को बेवकूफ नहीं कहा। जो प्रत्याशी हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हर दिन हर भाषण में जनता को कह रहे हैं कि आपने बेवकूफी कर दी। वो तो ये कह रहे हैं कि जनता को आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं। दिया, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि महिलाओं ने सब कुछ बेच दिया 10,000 में। तो समझिए किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर जी को पहले भी मजा चखाया गया है जनता के द्वारा, और अभी जो आसन्न चुनाव है इसमें ये तीसरे नंबर पर जाएंगे। मैं आपके चैनल पे बैठ के बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 25 कैंडिडेट में आप 25वें नंबर पे नहीं कह रहे हैं, ये गनीमत है। आप तीसरे नंबर पे कम से कम ये मान रहे हैं ना कि चुनौती में है प्रशांत किशोर। अरे भाई, अब तक तो वो 0 पर थे, 25वें नंबर पे थे। मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है, मुख्य रूप से तो तीन ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो तो और जनता तय करेगी, भारतीय जनता आपको लग रहा पार्टी होगा। एक नंबर के लिए कहीं कोई कसमकस लड़ाई नहीं कर रही है। हमारा मार्जिन है, हम मार्जिन बढ़ाएंगे। और जहां तक बात राष्ट्रीय जनता दल की है, तो राष्ट्रीय जनता दल वालों को अगर जरा सा भी ये समझ होता तो इनके जो युवराज हैं वो वहां बैठे हुए नहीं होते। आज वो तो रोड शो कर रहे थे, आपको दिखे नहीं है, आपको दिखे नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाने कहां थे इतने दिन तक, बताइए ना। युवराज वहां स्लॉग ओवर में बैटिंग करने आए हैं, चौके छक्के मारकर बड़ा स्कोर खड़ा करके गए हैं। आपको मुश्किल होगी स्कोर टारगेट अचीव करने में। और बता दीजिए ना, राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेचारे बने हुए थे, नेता विहीन हो गए थे। अब जब आए हैं तो देखते हैं कितना उनका प्रभाव पड़ता है।
फिर भी हमारी संवेदना उनके साथ है कि उनके जो वोटर हैं उनको वोट करेंगे और दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई में वो लोग लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कहीं किसी से कोई टक्कर नहीं है, कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं। अब ये आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है और वो कहीं अति आत्मविश्वास में कोई चूक न करा दे, ये देखना दिलचस्प होगा। सोनाली जी क्या कह रही हैं आप? जल्दी जी से। जी, जब भी जनसुराज की आ रहे हैं होगी- आरजू जी, आप ही के पास आ रहे हैं। जब भी जनसुराज की बात होगी, ये पिछले चुनाव की बात करेंगे, जमानत जब्त की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इस बार तो थर्ड पोजीशन पे पहले ही ला चुके हैं ये, आपको बस दो कदम और छलांग लगानी है। इट्स ओके। मैं ये कह रही हूँ कि 7 महीने पीछे जाएंगे, लेकिन मैं इनसे कहूंगी बस आप 1 हफ्ते पीछे चले जाइए। पटना में जो बीजेपी की सरकार पे या फिर दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार पे जनता ने उनसे प्रश्न पूछा, आप जरा उसको याद कर लीजिए, कैसे विरोध आपने झेले उसको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि गुजरात में जिस ढंग से आपने फार्मर्स की जमीन को ले लिया है अदानी को देने के लिए, उसका विरोध आप याद कर लीजिए। बुंदेलखंड में जिस ढंग से आदिवासी, अब आप बिहार से निकल के, मैंने आपके बीच नहीं बोला, बिहार से निकल के मैंने अब आपके बीच राजस्थान, नहीं बोला, गुजरात और मैंने देखिए आपके बीच नहीं रूस बोला। कोई चाइना दिक्कत चली नहीं है जाइए, राजीव जी, हाँ बाकी वही बाकी वो तो रूस बात यूक्रेन की करिए ही ना। बात कर ले तो वो मुद्दा पर जनता बात समझेगी करिए ना, ना। वो जनता समझेगी। आप मुद्दे हल्के पर में तो ले रहे जवाब ही नहीं हैं, है आपके आप पास। हल्के में ले रहे हैं, ये आपकी गलती हो सकती है। वो रूस यूक्रेन भी जनता के सामने करेंगे, जनता के मिजाज के किया, हिसाब से। मणिपुर को इग्नोर किया। और जिस ढंग से बिहार में विद इन बिहार आपने कल परसों जिस ढंग से आपके पुलिस ने बिहार के बच्चों पे गोलीबारी जिस ढंग से की है, जनता इसको भूलने वाली नहीं है। आप जिस इल्यूजन में जी रहे हैं, जिस बबल में जी रहे हैं, आप स्वच्छंद हैं जीने के लिए, लेकिन बबल बहुत जल्दी फूटने वाला है, क्योंकि जितने वादे आपने किए जनता से, आपने दिया कुछ भी नहीं, उल्टा उनसे बहुत कुछ ले लिया। तो जरा लुक बैक करिए, देखिए, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें करिए। और जिस ढंग से बीजेपी पिछले 7 महीने बड़ी पॉपुलर थी बिहार में, आज वो उनका स्थान बिहार में नहीं रहा है, ना कि पूरे भारत में रहा है। तो जरा उसको देखिए। जनसुराज पहले 7 महीने पीछे जहां पे था, आज उससे कोसों आगे बढ़ चुका है, और जनसुराज और बीजेपी जितनी आगे थी उससे कोसों पीछे जा चुकी है। चलिए, ये जितने सर्वे प्रमाण वाले मैंने आपको आंकड़ों को दिए, जुटाकर जरा उससे देख संभावनाओं लीजिए। पर विचार करने में जनसुराज पार्टी के नेता माहिर हैं, और सोनाली जी शायद उन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर कोई सर्वे इनका भी होगा जिसके आधार पर वो बीजेपी की लोकप्रियता का आकलन कर रही हैं। फिलहाल बीजेपी तो आगे है, पहले पायदान पर है, और इसमें कोई शक इन्हें अब तक नहीं है। आरजू जी खुशफहमी में है ये, इनकी खुशफहमी दूर होगी क्या? नहीं, वो खुशफहमी में नहीं है, साथ साथ में जोड़ दीजिए, वो अहंकार में है। लेकिन इनका गुब्बारा फूटने वाला है, और इनको पता नहीं, इन्होंने कहा कि क्या दुर्दशा हुई विपक्ष की। इन्होंने कोट किया राष्ट्रीय जनता दल को। साहब, हमने प्रपंच नहीं रचे किसी के साथ, हमने छल और छलावा नहीं किया नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए। आज आप अगर बैठे हैं तो ज्यादा थिरकिए मत, आप इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड है। करदनिया पासपोर्ट देके आए हैं, और महिलाओं के खाते में 10,000 डाल के 125 यूनिट फ्री करके, और रात के 5 बजे से शाम के 11 बजे रात तक आप ज्यादा बिजली दर यूनिट वसूल रहे हैं। ये आपका प्रपंच है। आपने वृद्धा पेंशन बढ़ाया था 400 से 1100 हमारे दबाव में आकर, और आज वो वृद्धा पेंशन बंद है। तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। इलेक्शन कमीशन, स्वायत्त संस्थाएं, सब कुछ को आपने धत्ता बताया, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीते। नीतीश कुमार के चेहरे पर गए और आज उनको हटा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। और आप अगर इतिहास में जाइएगा, राजनीतिक इतिहास में, जिस तरीके से आप हमको जलील करना चाहते हैं, तो आप अपना इतिहास देख लीजिए। लगभग 65 साल लगे आपको सत्ता में आने के लिए। 2 सीटों से शुरुआत हुई थी, तो कम से कम ये इतिहास पढ़ा करिए। ये इतिहास आपके लिए भी है, ये इतिहास हमारे लिए भी है। सबसे बड़ा बांकीपुर विधानसभा में जनता देवतुल्य है, और हकीकत यह है कि जिस संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, आपके कैंडिडेट को बोलने की आजादी नहीं है। आप जरूर किसी से आप चुनाव प्रचार करवाइए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, लेकिन ये एक चीज जो बोल रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है आरजू जी। आपकी पार्टी प्रत्याशी का जो भी रहा हो या जो भी आगे संभावना हो, लेकिन आपके पार्टी के प्रमुख जनता के समस्याओं को लेकर कितने प्रभावशाली तरीके से सक्रिय रहते हैं, ये बीते मॉनसून सत्र में जनता ने देखा है, और इस बात का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि तेजस्वी यादव जन समस्याओं को सदन में रखने के समय गंभीरता नहीं दिखाते हैं, वो अनुपस्थित रहते हैं। तो जब जनता को उनकी जरूरत होगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो या उनके पार्टी के नेता उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित रहेंगे? जितने एनडीए के अंदर जितने भी नेता हैं बिहार प्रदेश में,
अगर उतने दौरे अगर राष्ट्रीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद के बराबर किया है तो उसका जरूर आप सर्वे कर लीजिएगा। और विपक्ष इस प्रदेश के अंदर इतना प्रहरी है कि अब बताइए, ये आपके बगल में मुजफ्फरपुर में हुआ था ना घटना, 5 दरिंदों ने मिलकर एक महिला की अस्मत इज्जत लूटी, उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कारतूस की गोलियां डाल दी। ये गए नहीं गए? नहीं, इनका जाना जरूरी है या पुलिस को उन आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ना जरूरी है? पुलिस काम करेगी ना। नहीं, अब सम्राट चौधरी तो जाकर नहीं पकड़ेंगे। अगर अपराधियों को पकड़ते तो ये बताइए, नीट छात्रा के माता पिता किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असंतोष है, बच्ची की माता रो रही है, तो ये तो इनको तो अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और जो इनसे नहीं होता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो करवा ही देते हैं। देखिए, हमने अनाउंस किया था ना 200 यूनिट बिजली फ्री, 125 यूनिट करवा दिया। हमने कहा था माँ बहन मान योजना के तहत महिलाओं बतौर विपक्ष आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो जनता आपको विपक्ष में ही रखेगी ना, सत्ता में क्यों लाएगी? अभी देखिए ना छात्रों को किस तरीके से हमने छुड़वाने का काम किया। एक अल्टीमेटम दिया, गृह विभाग की तरफ से लेटर आ गया। बिल्कुल ये है विपक्ष की ताकत, ये है विपक्ष की ताकत। लेकिन फिर भी इनको काम नहीं करना है, विपक्ष के पीछे जाना है, इसके लिए भी इनका स्वागत। चलिए ठीक है। आरजू जी दूसरे पायदान पर थे, जनसुराज मुकाबले में है, पहले या दूसरे पायदान के लिए वो मुकाबला कर रहा है। आपकी पार्टी अब कहीं रेस में ही नहीं दिख रही है, उनका कहना है। क्या कहेंगे इस पर? अरे बस सुना लीजिए इस पर रिएक्शन क्या आपका? जब तक 30 तारीख को मतदान संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक तीनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन बांकीपुर की जनता के बीच में क्या चल रहा है और आपके संवाददाताओं ने क्या क्या कवर किया है, वो सब आपको पता है कि लड़ाई किसके बीच में है, कौन एरर बना के चल रहा है, कौन लड़ाई में बेहतर तरीके से और कौन तीसरे पायदान पे जा रहा है। लेकिन 30 तारीख के बाद जब 5 बजे शाम के बाद हम लोग बैठेंगे समीक्षा करने, तो उस दिन आपके साथ जो एक रिपोर्ट आ जाएंगे, हम उस पर बहस करेंगे। सोनाल जी, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? जी, यहाँ पे बांकीपुर की बात हो रही है, इसके अलावा और बहुत सारी और बातें होने लगी। तो यहाँ पे जो बातें कही गई कि एफआईआर वापस लिया गया, तो शायद हमने या बिहार की जनता ने या पूरे भारत की जनता ने ये भी देखा है कि आइसा के स्टूडेंट्स यूनियन के जो हेड, उन्होंने क्या आह्वान किया था। तो सारा श्रेय अकेले ले लेना मुझे लगता है ये सही नहीं है, ये फेयर नहीं है। आप कितना बिहार से के मुद्दों से गायब रहे, बिहार की जनता ने देखा है। अभी आपने मॉनसून सत्र की बात कही, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखा जाए, जो विपक्ष का काम होता है जमीन पे रहना, मुद्दों को उठाना, सड़क पे लाठियां खाना, इससे हमारा विपक्ष कोसों दूर रहा है, जो कि जनसुराज ने ये काम करने का प्रयास किया है। और अगर मैं थोड़ा याद दिलाऊं कि जिस ढंग से पिछले 2-3 महीनों में इनका मुद्दा क्या रहा है, इनका मुद्दा रहा है कि लालू राबड़ी का आवास छीना जा रहा है, फिर उनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है। कभी भी प्रदर्शन हुआ ये मुद्दे तो इनके लिए यही दो मुद्दा था। कभी भी जुबान मत बोलिए, इनके लिए बाकी और कोई मुद्दा नहीं था। और समर्थन क्यों नहीं दे दिया था इनको? और दूसरी बात, समर्थन दे देते, आपकी जुबान बोलती है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा डिबेट में डिकोरम मेंटेन करें, हमें सबको बोलने दीजिए। आपकी भी बारी आएगी, आप भी बोलेंगे। ऐसी पार्टियां आती है सही बात बोल दो तो यूं ही मिर्ची लग जाती है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे फैक्ट एक्सचेंज रखना चाहती हूँ। आरजू जी एक सेकंड रुक जाइए। मैं आरजू जी आपकी बात आ गई, आरजू जी आपकी बात आ गई। पॉइंट यहाँ रखना चाहती हूँ, जिस ढंग से 98.65% सीटों पर जमानत जब्त करने वाली पार्टी हमको रास्ता दिखाएगी। ये लोकतंत्र की अहमियत है, इसको टॉर्च कोई भी थाम सकता है ना। बनाते अपने रास्ते पे चलते हैं, बदलाव के टॉर्च बेयर हैं वो, अपने रास्ते पे चलते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि इधर रिसेंटली जिस ढंग से भाजपा ने अपने तंत्रों का दुरुपयोग किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप सबके गुब्बारे फोड़ दे रहे हैं। नहीं, ये तो उस बच्चे की तरह व्यवहार हो गया ना, जो बाजार में जा रहा है, उसे गुब्बारा नहीं मिला तो वो सबके गुब्बारे फोड़ता चल रहा है। आप सबके गुब्बारे फोड़ रहे हैं, एक बार सुन लीजिए ना। हाँ, प्रशांत किशोर जी लड़ाई में नहीं है, मैं पूरी यकीन के ठीक है, कम से कम बोलने तो दीजिए। ये जहां जितना यहाँ पे गुब्बारा फुलाना है फुला ले बैठ। ठीक है, एक बार अवसर दीजिए। में है ना 13 में है। आ गए आपकी बात आ गई। आरजू जी सुना लीजिए जल्दी। ठीक है, इट्स ओके, ऑब्वियस है, ये बताते हैं कि राजद के प्रवक्ता हैं, इट्स ओके, जनता भी समझती है इस बात को। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ
कि भाजपा का कुछ मैं यहाँ पे समझती है, फैक्ट रखना जनता चाहती हूँ। आ गई समझती है बात कि आप आरजू जी, सत्ता में थे। आरजू जी आ अमित गई, शाह के आ कहने गई पे बात। ये जनता समझती है। ठीक है, ये- अब भारतीय जनता पार्टी की विंग है, ये जनता समझती चलिए है। अच्छी बात है आरजू 2 जी, साल नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बन के रही। आप जीत रहे ये हैं, जनता आप समझती जीत है। रहे हैं अपने हिसाब से ना, थोड़ा सब्र कर लीजिए, सुना लीजिए जल्दी से। हाँ जी, मैं बस कुछ फैक्ट्स यहाँ रखना चाहती जल्दी हूँ। बीते दिनों में जिस ढंग से जनसुराज के ऑफिस पे आईटी डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, ये सरकार ने जनसुराज के को दबाने के लिए, उनको चुनाव भी ये प्रेशर तो- बनाने के लिए ये काम तो किया, जो कि दुष्प्रचार उन हो पे गया आरोप ना। लगते जिस हैं। दफ्तर, जिस नहीं, भवन में जनसुराज दूसरी का बात मैं दफ्तर आपको है, उस बताती हूँ। भवन के ओनर पर पड़ा छापा। नहीं, वो अब आप नेता कह है रहे हैं, जनसुराज आप के, ये स्वीकार जनसुराज कर रहे हैं के कि वो नेता है। जनसुराज के नेता है, जिन पर कार्रवाई हुई है, तो वो अलग बात है। नहीं, और दूसरी बात मैं ये कहना, जिस ढंग से अभी पिछला भी चुनाव में जिस ढंग से आरोप बीजेपी सरकार पे, एनडीए सरकार पे लग रही थी कि वो जीविका दीदी का प्रयोग करती है वोट को इन्फ्लुएंस करने में, जो कि उन्होंने किया है, और यही मुद्दा जनसुराज ने तो उसे उठाया तो और आज इन्हें ईसी ने इलेक्शन खत्म कर दिया कमीशन ना, को, मतलब ईसी बिल्कुल, निष्पक्ष हमारे इस चुनाव के लिए बात संकल्पित से- है, ईसी पर तो कोई अब आरोप नहीं है ना। नहीं, तो हमारे आप इस शिकायत आह्वान लेकर से, गए, उस हमारे शिकायत का इस समाधान इशू को हुआ। रेज करने से ये मुद्दा उठा है। और मैं इस बात को बहुत प्राउडली कहती हूँ कि अगले इलेक्शन में इस किसी भी तंत्र को यूज नहीं किया जाएगा और इसका भी फाउंडेशन हमने तैयार किया है। चुनाव में जो विपक्ष की भूमिका होती है, उनमें सवाल उठाने की, वो हमने तैयार किया है। सरकार को मजबूर किया, जिस ढंग से वो अपने तंत्रों का दुरुपयोग करती है, हमने उन्हें सही सपना रास्ता देखने दिखाया का है। अधिकार हम किसी का नहीं छीन सकते। चलिए आप ठीक है, सपने जरूर सपने देखिए। सपने सपना सब देखना अपना देख हक सकते है। हैं, लेकिन उन आप सपनों को देखिए, साकार करने बड़े-बड़े के लिए सपने क्या किया देखिए जा रहा है, ना। क्योंकि ये सपने खुद से साकार नहीं होंगे, ये सपने किसी के भरोसे से साकार होंगे। राजीव जी, क्या जनता में वो भरोसा कायम रहेगा जो नितिन नवीन के नाम से रहा करता था? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, एक एक कार्यकर्ता नितिन नवीन है, एक एक कार्यकर्ता नीरज कुमार है। आप समझिए, हमारे यहाँ कोई बंटवारा नहीं है। चुनाव चाहे नीरज लड़े, नितिन जी लड़े, चाहे कोई लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी का सब लोगों का संयुक्त एजेंडा होता है कि जनता को फायदा पहुंचना चाहिए। आरजू जी को वो जनता जवाब दे को- दीजिए। मैंने जनता उनसे को लाभ पूछा मिलना था, चाहिए। मैंने उनसे पूछा हम था लोग- कि आप हम लोग- खुशफहमी में हैं। मैं उन्होंने बार-बार कहा था कहता हूं। खुशफहमी नहीं, वो अहंकार में बार-बार कहता है। हूं। ये अहंकार जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? हमारा कार्यकर्ता लोगों के बीच रहने वाला होता है, कंसल्टेंसी फी लेकर के लोगों से मिलने वाला हमारा कार्यकर्ता नहीं होता है। हम इस चीज का स्ट्रांगली ये हम लोग इसका विरोध करते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे प्रत्याशी आपकी पार्टी ने, जनसुराज ने उतारा है, जो लोगों से मिलने के लिए रुपया लेता है, लोगों को सहयोग करने के लिए रुपया लेता है। हमारे कार्यकर्ता ऐसा नहीं करते जल्दी से हैं सुना और लीजिए, नहीं सीधे करेंगे। आपके पार्टी प्रत्याशी को आक्षेपित किया गया है, तो जल्दी से एक जी, रिएक्शन दे बस मैं दीजिए। यही कहना चाहूंगी, ये जो कह रहे हैं इसके लिए एक ही शेर है कि बर्बादी गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजामी गुलिस्ता क्या हो जब हर साख पे उल्लू बैठा बिल्कुल, है। आपने यही ये कहा आपकी है। पार्टी के लिए एकदम लागू होता है। चलिए, और सब एक दूसरे के लिए यही कहते देख रहे था हैं ना। देखिए, ये बचा दिलचस्प खुचा है। था, जो बचा खुचा था, वो बर्बादी जो है, वो गुलिस्ता अभी बर्बाद ही होगा। चलिए, ठीक है, ये समय एकदम अभाव है। आपने अपने मेरी लिए बात बिल्कुल पूरी सही नहीं से हुई। बताया। आप लोगों मेरी को बात जितना पूरी नहीं हुई। जल्दी मैं से बस- जल्दी से दीपक जी, एक मिनट, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी बातें यहाँ पे उठाई, दुनिया उनका प्रोफाइल जानता है, वो किन्होंने आज तक काम किया है, और जो भी इनकम टैक्स है, अगर सच में आपको लगता है कि चीजें PR गलत है, एजेंसी बेहतर चलाते हैं। आप उस पर कार्रवाई कर सकते PR हैं। एजेंसी ठीक है। बेहतर दूसरी बात- चलाते हैं, पैसे दूसरी ज्यादा बात, कमाते हैं। सत्ता में रह के आपके आरजू जी, जनता का इनकी पैसा सेवाएं गबन आपके करते पार्टी हैं। भी, सत्ता आपके सत्ता पार्टी में के रह नेता के भी ले आप चुके हैं। जनता का पैसा गबन करते हैं, नहीं एम्बुलेंस नहीं, घोटाला करते देखिए, हैं। इनकी एम्बुलेंस इनकी घोटाला सेवा करते हैं। लालू प्रसाद भी ले अशोक चुके हैं, चौधरी नीतीश हड़पते कुमार भी ले चुके हैं, इस पे नहीं नरेंद्र मोदी बोलेंगे भी ये ले बात। चुके हैं। तो वो लेकिन जो अगर व्यक्ति कहते अपने हैं, स्किल से कमाता है, उसको क्वेश्चन रेज करेंगे। वो आप स्किल एम्बुलेंस उनके घोटाले पास पे है, बोलेंगे। हार जीत दीपक कैसे जी, तय छोटा होती सा है, जवाब देना जनता कैसे चाहूंगा, प्रभावित दीपक जी। होती है, वो स्किल उनके दीपक पास जी, है। छोटा सा इस बार जवाब। वो खुद मैदान में है। आरजू जी, अगर 30 सेकंड में आप खत्म कर सके तो ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। मैं कहता हूं यहाँ पे विपक्ष बनने से बेहतर तो यह है कि सच्ची मुद्दे पर हम आए। अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार जी ने इनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ये तो सत्ता में 2 साल नीतीश रह कुमार चुके का भी हैं। प्रचार वीडियो आ चुका है, नीतीश सत्ता कुमार में का भी समर्थन है, तो प्रचार आप की ऐसे बात कहेंगे नहीं कि कर रहा हूं। जबरदस्ती उन्हें साइड मैं- करके ये उसको कहेंगे यही है। चलिए, ठीक है। है। वो वीडियो। अब नहीं दे सकते, माफी चाहेंगे, समय खत्म हो चुका है, चुनाव प्रचार का समय खत्म हो चुका है, हमारे डिबेट का भी समय खत्म हो चुका है। अब जनता हिसाब लगाएगी, पाई पाई का हिसाब लगाएगी कि सरकार के खजाने से जो पाई पाई निकला है, उनके नाम पर जो निकला है, वो उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उनकी नली गली सही हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जिस नेता को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी, उस नेता ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से किया है या नहीं किया है, और उस नेता ने बतौर अपने प्रतिनिधि, पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो कितना प्रभावशाली है और उसके विकल्प कितने दमदार हैं,
जनता इन 2 दिनों में सब हिसाब किताब लगाएगी और फिर ईवीएम का बटन दबाएगी। हम फिर सवाल पूछेंगे, जनता से भी पूछते रहे हैं, नेताओं से भी पूछते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, सोनाली आनंद जी, आरजू खान जी, अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।